नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। नमस्कार, आप सुन रहे हैं संतोष बाजपेयी द्वारा लिखित नॉवल कुछ भी हैपेंस, मेरी यानी मृद्विका की आवाज में, सिर्फ बुक ऑडियो पर। चैप्टर 4। स्टेशन पर अमृता जय को गले लगाती है और अपने आंसू रोकने की कोशिश करती है। डमरू, अपना और जय का ख्याल रखना। डमरू कहता है, अध्यापिका जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये संपर्क साधक यंत्र है ना, आपको घड़ी घड़ी सूचना देता रहूंगा। ट्रेन सीटी देती है और चलने लगती है। दोनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं। अमृता हाथ हिलाती है जब तक ट्रेन उसकी नजरों से ओझल नहीं हो जाती। मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर रात का समय है। जय और डमरू स्टेशन पर खड़े हैं और ऋचा का इंतजार कर रहे हैं। डिस्कोथेक की तेज रोशनी और धमाकेदार संगीत के बीच ऋचा अपने दोस्तों के साथ डांस कर रही थी। तभी उसके मोबाइल पर अमृता का कॉल आया। ऋचा ने झुंझलाते हुए फोन उठाया और बाहर निकल गई। हाँ अमृता, बोल। वो जय और डमरू स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अमृता की आवाज में चिंता थी। तुम कितनी देर में पहुंचोगी? क्या अमृता, कैसी बेहूदी बातें कर रही हो तुम? ऋचा भड़क गई। जय और डमरू कोई दूध पीते बच्चे थोड़ी हैं। उन्हें बोलो कि टैक्सी लेकर घर चले जाएं। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर लें। पूरा पार्टी का मजा किरकिरा कर दिया यार तूने। और ऋचा ने गुस्से में फोन काट दिया। अमृता अपने कमरे में फोन हाथ में लिए ठिठक गई। ऋचा इस तरह बात कर सकती है ये उसने सोचा भी नहीं था। उसके चेहरे पर घबराहट छा गई। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने तुरंत डमरू को कॉल लगाया। सीएसटी स्टेशन के बाहर डमरू ने जैसे ही कॉल उठाया, एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! धुएं और चीख पुकार के बीच डमरू के हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया। हेलो हेलो डमरू? अमृता की आवाज कांप रही थी। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही डमरू। हेलो हेलो। उसकी आवाज सिसकियों में बदलने लगी। सीएसटी स्टेशन अब अफरा तफरी का मंजर बन चुका था। लोग इधर उधर भाग रहे थे। भगदड़ में जय और डमरू एक दूसरे से बिछड़ गए। टीवी पर मुंबई बम धमाके की ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। जैसे ही अमृता की भाभी ने यह समाचार सुना, वो घबराई हुई अमृता के कमरे में दौड़ी आई। अमृता, जल्दी टीवी देखो। उसकी भाभी की आवाज कांप रही थी। अमृता ने रिमोट उठाकर चैनल बदला। जैसे ही उसने टीवी स्क्रीन पर विस्फोट की तस्वीरें देखी, उसका दिल धक से रह गया। स्टेशन की भीड़, चीखते लोग, धुएं में लिपटी अफरा तफरी, सब कुछ देखकर उसके चेहरे से रंग उड़ गया। हे भगवान, वो बुदबुदाई, इन लोगों की रक्षा करना। उसकी आंखें नम हो गईं। हाथ स्वतः ही दुआ के लिए उठ गए। जय सड़कों पर इधर उधर भटक रहा था। चेहरा धूल और आंसुओं से सना हुआ। आंखें बेचैनी में डमरू को ढूंढ रही थीं। और उसी दौरान दृश्य बदलते हैं। जय और डमरू के बचपन की यादें। एक साथ स्कूल जाना, कंचे खेलना, आम के पेड़ पर चढ़ना, एक ही प्लेट में खाना खाना। सड़क पर जय पूरी तरह खोया हुआ चला जा रहा था। तभी एक बस ने तेज हॉर्न मारा, लेकिन जय को कुछ सुनाई नहीं दिया। बस का ब्रेक चीखता है। तभी एक गोरी लड़की दौड़ कर आई और उसे एक झटके में खींच लिया। आर यू ओके? लड़की ने चिंता में पूछा। जय ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे अपनी जेब से एक छोटा सा नोटबुक और पेंसिल निकाली। उसमें लिखा, थैंक यू। लड़की ने पढ़ा और तुरंत समझ गई। तुम बोल नहीं सकते? उसने नरमी से पूछा। जय ने सिर हिलाया और फिर लिखा, जय। हाय जय, दिस इज रोज। लड़की मुस्कुराई और हाथ आगे बढ़ाया। जय ने अपनी पैंट से हाथ पोंछा और झिझकते हुए हाथ मिलाया। Where do you have to go? रोज ने पूछा। जय ने जेब से एक मुड़ा तोड़ा कागज निकाला जिस पर ऋचा का पता लिखा था और चुपचाप उसे रोज को थमा दिया। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी वहां। ड्राइवर, हम अंधेरी चलेंगे। रोज ने कहा।
गाड़ी चल पड़ी, लेकिन शहर में रेड अलर्ट था। कुछ दूर जाकर पुलिस ने गाड़ी रोक ली। एक पुलिस अधिकारी ने गाड़ी और उसमें बैठे लोगों की तलाशी ली। रोज से कुछ सवाल किए। रोज ने अपने पासपोर्ट और वीज़ा दिखाए। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने उन्हें जाने दिया, लेकिन ड्राइवर थोड़ा डरा हुआ था। मैडम, इस समय अंधेरी जाना रिस्की है, क्या हम किसी होटल में रुक सकते हैं? ड्राइवर ने हिचकते हुए कहा। रोज ने जय की तरफ देखा। जय ने धीरे से सहमति में सिर हिलाया। गाड़ी एक होटल के बाहर जा पहुंची। बोर्ड पर लिखा था सी प्रिंसेस होटल। गेट पर गार्ड्स ने कार का दरवाज़ा खोला। जय थोड़ा घबराया हुआ था। होटल की बड़ी बड़ी लाइट्स के बीच वो अपने को छोटा और खोया महसूस कर रहा था। कमरे में पहुंचते ही रोज ने लाइट्स धीमी कर दी। उधर अमृता के घर में घड़ी रात के 2 बजा रही थी। अमृता कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। वो बार बार मोबाइल स्क्रीन पर देख रही थी। जय, उसने कॉल लगाया। आप जिस ग्राहक को कॉल कर रहे हैं वो फिलहाल स्विच ऑफ है। कंप्यूटर की ठंडी आवाज आई। अमृता ने गुस्से में मोबाइल बिस्तर पर फेंक दिया। उसका चेहरा चिंता से थका हुआ था। उधर होटल के कमरे में शावर की आवाज आ रही थी। जय टेबल पर बैठा चाय और बिस्कुट ले रहा था। तभी बाथरूम से रोज बाहर आई, एक हल्के नाइट गाउन में, भीगे बालों को दोनों हाथों से सुलझाते हुए। जय ने चाय का कप हाथ में उठाया ही था कि उसकी निगाह रोज पर पड़ी। उसका हाथ रुक गया। रोज उसके सामने कुर्सी पर बैठ गई। जय, प्लीज वो वाला पेपर दो, रोज ने कहा। जय इधर उधर देखने लगा। उसके चेहरे पर उलझन थी। उसने टेबल पर रखे अखबार को उठाया और रोज की तरफ बढ़ा दिया। रोज ने माथा पीट लिया। वो नहीं जो तुमने कार में दिया था। जय ने शर्माते हुए जेब में हाथ डाला और वो पुराना पर्चा निकाला जिस पर ऋचा का पता लिखा था। रोज ने मुस्कुराते हुए वो पेपर लिया और अपने मोबाइल से एक नंबर डायल किया। हाय ऋचा, रोज ने गर्मजोशी से कहा। ऋचा अपने घर में थी, बिस्तर पर पड़ी हुई, नशे में डूबी, आंखें अध खुली। हाँ, वो बेमन से बोली। माफ करना, इतनी रात को डिस्टर्ब कर रही हूँ। मैं रोज बोल रही हूँ। मैं बस ये बताने के लिए कॉल कर रही हूँ कि जय मेरे साथ है और सुरक्षित है, रोज ने नरमी से कहा। वो 2 बड़े हादसों से बाल बाल बचा है। ऋचा बिस्तर पर बैठ गई। उसकी आंखों से नशे की परत धीरे धीरे उतरने लगी। उसने गंभीरता से बात सुनी और फिर पास पड़ा रिमोट उठाकर टीवी ऑन किया। स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी। सीएसटी स्टेशन पर बम धमाका, कई घायल, भगदड़। ऋचा के चेहरे पर हलचल होने लगी। टीवी स्क्रीन की चमक में अचानक फ्लैशबैक जैसा दृश्य उभरता है। डिस्कोथेक में अमृता का कॉल और ऋचा का गुस्से में फोन काट देना। रोज की आवाज फोन में धीमी होती जाती है, जैसे उसकी बातें अब ऋचा के जहन में गूंज रही हों। मैं उस समय वहां थी और मैंने जय को बचा लिया, लेकिन उसका दोस्त डमरू उस धमाके में कहीं खो गया। रोज की आवाज धीमी होती जाती है और दृश्य बदलता है। रंगीन रोशनी, म्यूजिक और कैमरों की चमक। एक फिल्म का शूटिंग सेट है। एक खूबसूरत लड़की आइटम सॉन्ग पर नाच रही है। भीड़ के बीच डमरू खड़ा है, लेकिन उसके चेहरे पर हैरानी है। उसे लग रहा है कि वो उसी लड़की के साथ नाच रहा है। वो सब कुछ असली मान बैठा है। अचानक वो देखता है कि एक एक्टर उस डांसर पर हमला करने जा रहा है। डमरू हड़बड़ाकर आगे बढ़ता है और उस एक्टर पर झपट पड़ता है। पूरी यूनिट रुक जाती है। स्पॉट बॉय, डायरेक्टर सब दौड़ते हैं। अबे ओए, तू कौन है बे? कोई चिल्लाता है। डमरू शर्मिंदा होता है, हाथ जोड़ता है। सॉरी जी, मुझे लगा असली में मार रहे हैं। कट होता है। अब सड़क पर ऑटो चलता हुआ दिखता है। ड्राइवर सीट पर ज्ञान प्रकाश बैठा है। उसके पास अगल बगल में डमरू। पीछे सीट पर वही आइटम डांसर बैठी है, महक। डमरू पीछे मुड़कर उसकी ओर देखता है। मैडम जी, एक बात बोलूं?
डमरू मुस्कुराता है। आप बहुत अच्छा नाचती हैं, माने एकदम कोका। ज्ञान प्रकाश भैया, उस गोरी हीरोइन का क्या नाम है? ज्ञान प्रकाश मुस्कुराकर जवाब देता है, कौन, कैटरीना? हाँ मैडम, हमें तो लगता है आप कोई दिन कैटरीना को भी पीछे छोड़ देंगी। डमरू ने मासूमियत से कहा। महक हंस पड़ी। रियली? तुम वहां क्यों बैठे हो? इधर मेरे पास आ जाओ डमरू। डमरू मुस्कुराते हुए चलते ऑटो में मीटर रॉड को पकड़कर खुद को खींचते हुए महक के पास आकर बैठ गया। ज्ञान प्रकाश ने हॉर्न मारते हुए ऑटो को थोड़ी और स्पीड दी। अमृता के घर मोबाइल की घंटी बजी। अमृता ने तुरंत फोन उठाया। अमृता, उधर से ऋचा की आवाज थी। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। जय बिल्कुल ठीक है। वो रोज नाम की एक अमेरिकन लड़की के साथ किसी होटल में है। उसी ने जय को एक्सीडेंट से बचाया है, पर डमरू का अभी तक कोई पता नहीं चला। और हाँ, हम लोग सुबह 11 बजे सीधे हॉस्पिटल में मिलेंगे। ऋचा की आवाज़ भर्राई हुई थी। यार प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। इतनी छोटी सी गलती इतना बड़ा रूप ले सकती है, ये मैंने आज जाना। माफ़ किया ना? अमृता का चेहरा थोड़ा सुकून में आया। उसने गहरी सांस ली। हाँ बाबा, किया। उसने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन रोज़ और जय अकेले हैं, कहीं कुछ? ऋचा ने संदेह में डूबी आवाज़ में कहा। अमृता के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो हल्का सा झुकी, अपनी दूसरी उंगलियों से बालों की लट को कान के पीछे करते हुए बोली, क्या ऋचा, अभी तक तुम्हारी हरकतें नहीं बदली। चल अब मुझे रोज़ का नंबर दे। उधर होटल के कमरे में जय और रोज़ एक ही पलंग पर बैठे थे। जय अपने नोटबुक में अमृता के बारे में जो कुछ भी लिखा था वो रोज़ को दिखा रहा था। हर एक शब्द में अमृता की तारीफ थी। उसने अमृता का एक स्केच भी दिखाया जो उसने ट्रेन में बनाया था। रोज़ ने उसे देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। अमेजिंग, खूबसूरत, चश्मे बदूर। जय हल्के से मुस्कुराया। फिर उसने इशारे में पूछा, तुम्हारे बारे में बताओ। रोज़ ने बैग से कुछ तस्वीरें निकाली। अयोध्या के मंदिर, बनारस के घाट, भेड़ा घाट की चट्टानें। मैं एक नॉवेल लिखना चाहती हूँ, उसी के लिए रिसर्च कर रही हूँ। रोज़ ने कहा, मैंने इंटरनेट पर इंडिया के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और वही सब मुझे यहाँ खींच लाया। रामायण, गीता, वेद, पुराण। मैं ढूंढ रही थी कि कहीं कोई राम मिल जाए या फिर कोई कृष्ण। रोज़ ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मैं इंडिया छोड़ रही हूँ, कल रात की फ़्लाइट है। उसने बात बदलते हुए कहा। अचानक रोज़ का मोबाइल बजा। उसने स्क्रीन देखी और कॉल उठाया। हेलो। उधर अमृता ने धीमी भावुक आवाज़ में कहा, हाय रोज़, मैं अमृता बोल रही हूँ। होटल के कमरे में रोज़ की आंखों में चमक आ गई। आवाज़ में मानो बरसों पुरानी पहचान की गर्माहट थी। हाय अमृता, कैसी हो तुम? रोज़ की मुस्कान गहरी हो गई। हम अभी अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे। जय ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया मुझे। अमृता की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आवाज़ में एक अनकही कृतज्ञता घुली हुई थी। रोज़, मैं नहीं जानती तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं। मेरे पास शब्द नहीं है जो तुमने मेरे लिए किया है। मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। थैंक यू अमृता, बस संयोग था कि मैं वहाँ थी। खैर, अब मैं फ़ोन जय को देती हूँ। जय ने फ़ोन हाथ में लिया। दूसरी तरफ अमृता की आवाज़ सुनाई दी। कैसे हो जय? सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी मुश्किलें उठानी पड़ी। और डमरू भी तुमसे अलग हो गया। पता नहीं कहाँ होगा बेचारा। अमृता की आवाज़ में राहत और दुख दोनों का मिला जुला भाव था। जय नोटबुक में कुछ लिख रहा था और रोज़ ने वही शब्द दोहराए। जय कह रहा है कि डमरू जहाँ भी होगा ठीक होगा, लेकिन शायद इसी वजह से मुझे एक और अच्छी दोस्त रोज़ मिल गई। ओह, इट्स माय प्लेजर। मुस्कुराकर रोज़ ने कहा। फिर उसने फ़ोन दोबारा जय को दे दिया।
अमृता के चेहरे पर अब हल्की शरारत आ गई थी। अच्छा सुनो, वो रोज दिखती कैसी है? जय ने मुस्कुराकर कुछ लिखा और फोन फिर से रोज को पकड़ा दिया। रोज ने पढ़कर जवाब दिया, बिल्कुल परी जैसी। अमृता ने हंसते हुए झट से पूछा, अच्छा, क्या वो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है? रोज जय की नोटबुक पढ़ रही थी। मुस्कुराकर उसने कहा, हाँ बोला ना, परी जैसी है। अमृता अपने बिस्तर पर लेटी थी, करवट बदली और तकिए में मुंह छुपाते हुए कहा, अच्छा तो फिर रहो उसी के पास, अब मुझसे बात मत करना, कट्टी। फिर थोड़ी देर बाद जैसे उसके अंदर की चिंता हावी हो गई। अच्छा सुनो, तुम मुझसे अलग ही सोओगे ना? हेलो हेलो। जय ने मोबाइल स्क्रीन रोज को दिखाई। फोन बंद हो चुका था, बैटरी खत्म हो गई थी। रोज ने फोन चार्जिंग में लगाया और कमरे की लाइट बंद कर दी। लेकिन तभी जय ने लाइट फिर से जलाई और एक नोट रोज को दिया। उस पर लिखा था, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। रोज की आंखों में नरमी तैर गई। सो स्वीट ऑफ यू, गुड नाइट। जय मुस्कुराया और धीरे से जाकर सोफे पर लेट गया। लाइट बंद हो गई। अगले दिन अस्पताल में डॉक्टर टॉर्च की रोशनी से जय का मुंह देख रहा था। रोज और जय दोनों डॉक्टर के कैबिन में थे। डॉक्टर ने ध्यान से उसकी मेडिकल फाइल पढ़ी, चश्मा उतार कर टेबल पर रखा और बोला, मेरे अनुभव से कहूँ तो ये साइकियाट्रिक केस लगता है। मैं इसे डॉक्टर बी बोरगुडे को रेफर करूँगा। दूसरी तरफ कंप्यूटर क्लास में अमृता ने ऋचा को कॉल किया। गुड मॉर्निंग ऋचा, वो डॉक्टर ने जय के बारे में क्या कहा? ऋचा ने धीरे से कहा, अमृता मुझे माफ़ करना, मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था इसलिए मैं अस्पताल नहीं जा पाई। और वैसे भी रोज़ है ना उसके साथ, मैंने सुबह ही रोज़ से बात की थी, जय उसके साथ काफ़ी सहज है। जय और रोज़ मरीजों के बीच बैठे थे। तभी एक मरीज जोर से चिल्लाया। डॉक्टर ने उसे झटका दिया था। डॉक्टर अंदर था और उसका असिस्टेंट जय का नाम पुकारता है, मगर जय और रोज़ वहाँ से जा चुके थे। रोज़ चाहती थी कि जय थोड़ी राहत महसूस करे, इसलिए उसने कुछ योजना बनाई। दोनों मुंबई की अलग अलग जगहों पर घूमे, समंदर किनारे मस्ती की, एक दूसरे की तस्वीरें खींची, कभी कभी किसी राह चलते से तस्वीर खिंचवाने की गुजारिश भी की। फिर दोनों शॉपिंग करने भी निकले। एक जगह रोज़ ने जय को दुनिया के 10 प्रेरणादायक दिव्यांग व्यक्तियों की जीवनी और तस्वीरें दिखाईं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस एडिसन, जॉन मिल्टन, लुडविग वॉन बीथोवेन, स्टीफन हॉकिंग, मार्ला रनियन, माइकल बोल्टन, वॉल्ट डिज्नी, टैनी ग्रे थॉमसन जैसे लोग, जिन्होंने तमाम सीमाओं के बावजूद अपने सपनों को साकार किया। रोज़ के शब्द जय के भीतर किसी रोशनी की तरह उतरते हैं। थोड़ी ही देर बाद ऋचा भी उनके पास आ जाती है। वो मुस्कुराती हुई टैक्सी में सवार होती है और तीनों मिलकर शहर की रफ्तार से कुछ पल चुरा लेते हैं। उनकी हंसी टैक्सी की खिड़कियों से बाहर उठती है, जैसे हवा भी उनके साथ खेल रही हो। दूसरी ओर ज्ञान प्रकाश ऑटो चला रहा था और डमरू उसके साथ बैठा हुआ था। दोनों बहुत खुश लग रहे थे। भैया डमरू, फिर बताओ ना क्या हुआ? ज्ञान प्रकाश ने उत्सुकता से पूछा। डमरू हंसते हुए बोला, अरे होना क्या था, हमारे जय ने ऐसा उत्तर दिया कि मास्टर जी की तो। अरे एक मिनट जीपी भैया, जरा यू टर्न लीजिए। डमरू अचानक उत्साहित होकर बोला। ज्ञान प्रकाश ने बिना कोई सवाल किए ऑटो को मोड़ दिया। डमरू की नज़र एक साइबर कैफे पर पड़ी थी। दोनों ऑटो से उतरकर भीतर चले गए। डमरू ने वहां बैठे साइबर कैफे वाले से बड़ी विनम्रता से कहा, भैया आपसे विनम्र निवेदन है, फेसबुक पर मेरा दोस्त जय है, कृपया उसे ढूंढ दीजिए और हमारा संदेश उसे पहुंचा दीजिए, बहुत उपकार होगा आपका। साइबरमैन ने मुस्कुराकर कहा, लेट मी ट्राई, मैं देखता हूं। उसने फेसबुक लॉगिन किया और जय टाइप किया। नामों की लंबी लिस्ट खुल गई। डमरू अचानक एक नाम पर उछल पड़ा। ये हाँ यही है हमारा दोस्त, बस इसी को जल्दी से हमारा संदेश भेज दीजिए। हाँ ज़रूर, बस एक मिनट।
साइबरमैन ने कहा। उसने डमरू की तस्वीर ली और फिर डमरू की खुद की एक फेसबुक आईडी बना दी। अब बोलो, क्या संदेश भेजना है? उसने पूछा। डमरू ने एक सांस में कहा, लिख दो, हम ठीक हैं। हमें एक बहुत ही भले आदमी ज्ञान प्रकाश भैया मिल गए हैं। हम उनके साथ हैं और उनका नंबर है। जीपी भैया, आपका नंबर ज़रा बताओ ना। हाँ, 8854572424। ज्ञान प्रकाश ने नंबर बताया। डमरू झट से आगे बोला, और जीपी भैया से शीघ्र अतिशीघ्र संपर्क कीजिए। तुम्हारा लंगोटिया, नहीं, चड्डी फ्रेंड। अरे नहीं, बस लिख दो, तुम्हारा डमरू। फिर दोनों साइबर कैफे से निकलकर ऑटो में बैठ गए। रास्ता फिर से शुरू हो गया। डमरू खिड़की से बाहर देखते हुए बोला, बड़े ही सहयोगी लोग हैं मुंबई वाले। बारिस्ता कैफे में जय, ऋचा और रोज बैठे थे। उन्होंने कोल्ड कॉफी का ऑर्डर दिया और रोज ने लैपटॉप खोला। जय ने रोज से कहा कि जरा एक पल के लिए लैपटॉप उसे दे दे। उसने फेसबुक लॉगिन किया और देखा कि इनबॉक्स में एक नया मैसेज आया है। क्लिक करते ही डमरू का मैसेज स्क्रीन पर उभरा। जय चौंक पड़ा। उसने फौरन वो मैसेज ऋचा और रोज को दिखाया। ऋचा ने बिना देर किए ज्ञान प्रकाश को कॉल लगाया। वहीं दूसरी ओर सड़क पर खड़े ज्ञान प्रकाश ने फोन उठाया और कहा, हाँ जी, बराबर, बस अभी आए। फिर उसने डमरू को सीने से लगा लिया। मान गए भैया डमरू, क्या जुगत लगाई है। और फिर बिना एक पल गंवाए उसने ऑटो स्टार्ट किया और तेजी से चला दिया, जैसे दिल की खुशी उसके पहियों में उतर आई हो। सड़क पर हवा से बातें करता हुआ उनका ऑटो नए मिलन की ओर बढ़ चला। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी, कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।